Assalamu alaikum dear students, you are welcome back. Today we are going to discuss the topic marginal groups. This is the topic taken from the chapter work life and leisure. तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अर्बनाइजेशन क्या होती है, मेट्रोपोलिस क्या होते हैं, अर्बन सेंटर किसको बोलते हैं, सिटी के क्या फीचर्स होते हैं और थोड़ा सा हमने पढ़ा था लंदन के बारे में। तो 1914 यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट जब तक स्टार्ट हुआ तब तक सिटी की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई और 1980s में जो सिटी के अपने लिमिट्स थे, लंदन सिटी के जो अपने लिमिट्स थे, अपनी बाउंड्रीज थे, उससे भी बाहर लोग रहने लगे। यानी जो लंदन सिटी का एरिया था वो ज़्यादा एक्सपेंड होने लगा। आज हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल ग्रुप्स। सो एज लंदन ग्रू, crimes flourished. We are told that 20,000 criminals were living in London in the 1870s. वाओ, जैसे जैसे सिटी की पॉपुलेशन बढ़ती गई, क्राइम रेट बढ़ती गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक 1870s में हमें पता चलता है 20,000 criminals were living in London. ज़रा देखें तो ये क्रिमिनल्स कौन थे और क्या कर रहे थे वहाँ पे, किस तरह का क्राइम कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चलता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे क्राइम भी बढ़ता है। अब क्यों बढ़ेगा, क्राइम भी देखेंगे कैसे बढ़ेगा। द पुलिस वर वरीड अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, philanthropists were anxious about public morality, and industrialists wanted a hard working and orderly labor force. पुलिस भी परेशान, फिलंथ्रोपिस्ट्स यानी सोशल एक्टिविस्ट्स या जिसको हम बोलते हैं सोशल वर्कर्स, ये भी परेशान थे। लोगों को कैसे हम कंट्रोल करें, किस तरह से क्राइम रेट कम करें। इंडस्ट्रियलिस्ट्स उन चाहते हैं कि वो लेबर फोर्स मिलें जो डिसिप्लिनड हो, जिनको हम जो बात कहें वो मान लें। सो द पॉपुलेशन ऑफ क्रिमिनल्स वाज काउंटेड, देयर एक्टिविटीज़ वर वॉच्ड एंड देयर वेज ऑफ लाइफ वर इन्वेस्टिगेटेड। तो सारे क्रिमिनल्स पर नज़र रखी जाने लगी कि ये क्रिमिनल्स कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह का क्राइम करते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी गई, उनकी लाइफ के बारे में स्टडी किया गया। तो क्यों ये क्रिमिनल्स थे 1870s में इतने, कहाँ से आए थे, क्या कर रहे थे सिटी में, ये हमारा टॉपिक रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक डिस्कस किया कि लंदन सिटी जैसे जैसे ग्रो होती गई, क्राइम रेट बढ़ती गई और जो सोशल एक्टिविस्ट्स थे या सोशल वर्कर्स थे, पुलिस थे, वो बहुत परेशान थे कि कैसे संभाला जाए, इस क्राइम को कैसे कम किया जाए। 1850s में हेनरी मेयो ने बहुत सारी वॉल्यूम्स लिखे जो लेबर के बारे में थे, जो लंदन के लेबरर्स थे उनके बारे में लिखा और उसने बहुत सारे लिस्ट्स बनाए, जिनमें एक लिस्ट था जो क्राइम करने वाले लोग थे उनका लिस्ट बनाया। Many of whom he listed as criminals were in fact poor people who lived by stealing lead from roofs, food from shops, lumps of coal and cloths drying on hedges. मतलब जो उसने लिस्ट बना के दिया हेनरी मेवनी अपनी बुक में क्रिमिनल्स के बारे में, तो वो असल में कौन से क्रिमिनल्स थे, वो एक क्रिमिनल्स की लिस्ट दे रहा है। वो असल में बेचारे पुअर लोग थे जो चुराते थे खाने पीने की चीज़ें, कपड़े चुराते थे, कोल चुराते थे और कभी कभार शॉप्स से चुराते थे। ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों चुराते थे, ये भी एक सवाल है। दूसरा लिस्ट जो उसने बनाया वो कह रहा है कि वो काफ़ी स्किल्ड थे, एक्सपर्ट थे अपने कामों में। तो वो कौन थे जो एक्सपर्ट थे, ये चीटर्स थे या चीट्स थे या ट्रिकस्टर्स थे, पिक पॉकेटर्स थे या पिटी थीव्स थे जो लंदन की स्ट्रीट्स पे अक्सर नज़र आते थे। यानी चोरी करने वाले, धोखा देने वाले, ऐसे ही लोग थे, वो काफ़ी एक्सपर्ट थे। तो उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए, इन लोगों को इन स्ट्रीम लाइन पे लाने के लिए, इन लोगों की लाइफ सुधारने के लिए कुछ लोगों को काम भी दिया जाता था कि आप आइए काम कीजिए, चोरी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा क्यों। तो चलिए देखते हैं, ये जो क्रिमिनल्स थे जो फूड चुराते थे, खाने पीने की चीज़ें चुराते थे, कपड़े चुराते थे, ये कौन थे जो
ये चीट्स थे या ट्रिकस्टर्स थे, ये कौन लोग थे? 19th सेंचुरी में, या हम कहेंगे 18th सेंचुरी, 18th और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे सोसाइटी में चेंज आती गई। कैसे? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, यानी मशीन्स लगाए गए इंडस्ट्रीज़ में, वैसे वैसे लोगों का जॉब चला गया। मतलब पहले जब इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती थी वहाँ पे लोग ज़्यादा होते थे काम करने के लिए। अब जब मशीन्स आ गई तो मशीन्स की वजह से लोगों को जॉब से निकाला गया। अब जब उनके पास जॉब ही नहीं है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। दैट्स वाई दे कमिटेड क्राइम्स। तो 1861 में जब सेंसस रिपोर्ट आया तो ऐसा पता चला कि जो मिलियंस है, मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन लंदन, ऑफ होम वास्ट मेजॉरिटी वर द वीमेन। जो लोग वहाँ पे थे मिलियंस में, जिनकी तादाद थी, वो जो घरों में काम करते थे कभी, अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको याद होगा वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ज़्यादातर मर्द जो आर्मी में चले गए, उनको रिक्रूटमेंट किया गया, आर्मी में रिक्रूटमेंट हो गए, फिर काम करने के लिए वीमेन घरों से निकली। तो जैसे ही वीमेन घरों से काम करने के लिए निकली, उनका जो घर का माहौल था वो बिगड़ गया। पहले वो घरों में काम करते थे, जैसे टेलरिंग का, वॉशिंग का, मैच बॉक्स बनाने का, ये सब काम घरों में करते थे, बच्चों को भी लुक आफ्टर करते थे, बच्चों को भी देखभाल करते थे। लेकिन जैसे ही उनके मर्द वार में चले गए, उनको वार टाइम इंडस्ट्रीज़ में काम करना पड़ा। जैसे ही वार टाइम इंडस्ट्री में काम करना पड़ा, उनके जो बच्चे थे वो बिगड़ गए, उनको देखने वाला कोई नहीं रहा। तो दूसरी ओर जो बच्चे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स या जो भी उस टाइम पे उनको काम ऑफ़र करता था, वो उनके वेजेस बहुत कम देता था। मतलब जहाँ 100 रुपया मज़दूरी होनी चाहिए, वहाँ उनको 10 रुपया दिया जाता था। अब सीधी सी बात है, एक पर्सन इस लो वेज में दिन भर कितना कमाएगा? तो मान लीजिए अगर वो दिन में 10 रुपया कमाता है काम करके, लेकिन चोरी करके वो 100 रुपया कमाता है। अब बताइए वो क्या करेगा? तो उन्होंने चोरी स्टार्ट की। दैट्स वाई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन 1880s में हो गई, एंड्रयू मैरिन हमें बताता है। एंड्रयू मैरिन, जिसने एक बुक लिखी है द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन इन 1880s, तो वो इसमें बता रहा है कि जब इन्हें काम मिला, काम में इनको बहुत ज़्यादा मजदूरी कराते थे, लेकिन जो पैसा था वो बहुत कम मिलता था। वजह नतीजा क्या हुआ? इन लोगों ने काम करना छोड़ा और चोरी शुरू की, क्योंकि चोरी में कम से कम दिन में ये अच्छा खासा कमा लेते थे। तो जिसकी जितनी एज होती थी ज़्यादा, आई मीन से जो बॉय होता था या यंग मैन होता था, वो उतना ही ज़्यादा कमाते थे चोरी करके। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने काम के बजाय चोरी को प्रेफर किया। तो ये कंटिन्यू चलता रहा तब तक जब तक कि एक एक्ट पास हो गया था इन 1870। 1870 में एक एक्ट पास किया गया, कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट। इसमें तमाम बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन दी गई और उनको स्कूल भेजा गया, और इस तरह से जो क्राइम रेट थी वो थोड़ी सी कम हो गई। तो फिर भी जो फैक्ट्रीज़ थी वो अभी भी इस चाइल्ड लेबर को एक्सप्लॉयट करती थी। यानी ढाबाज में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, फैक्ट्रीज़ में, मैच बॉक्स फैक्ट्रीज़ में, तो यहाँ पे बच्चों को अभी भी काम मिलता था। बाद में एक और एक्ट पास किया गया 1902 में, जिसमें बच्चों को इंडस्ट्रियल काम से दूर रखा गया। तो जैसे जैसे इन बच्चों को दूर रखा गया, वैसे वैसे क्राइम रेट कम होती गई। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जहाँ एक तरफ डेवलपमेंट का साइन दिया, वहीं दूसरी तरफ पॉवर्टी भी इंक्रीज़ होने लगी। जैसे पॉवर्टी इंक्रीज़ होने लगी, क्राइम रेट बढ़ती गई, क्राइम रेट बढ़ती गई, तो सोसाइटी में जो बैलेंस था वो ख़त्म होने लगा। तो सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल्स हमने देखे वही थे जो गरीब थे, जिनको काम नहीं मिलता था। अगर काम मिलता था तो वहाँ उनको वेजेस बराबर नहीं मिलते थे, इसलिए वो चोरी करते थे, वो चीटिंग करते थे। तो नतीजा क्या हुआ? लंदन की जो सिटी कभी सिटी ऑफ ड्रीम्स भी उसको कहते थे, नाउ इट बिकेम द सिटी ऑफ थीव्स, इट बिकेम द सिटी ऑफ क्रिमिनल्स।
लेकिन 1902 के ऑनवर्ड्स यहाँ पे इसमें थोड़ी थोड़ी चेंज आने लगी। तो देखते हैं हाउसिंग कैसे घर बने थे लंदन सिटी में ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी। डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को आप गौर से देखिए, आपको नज़र आएगा इसमें क्या है। ये 1870s की पिक्चर एक पेंटिंग है जिसमें आपको नज़र आएगा स्ट्रेंजर्स होम। इसमें देखिए, नाइट रेफ्यूजीज एंड स्ट्रेंजर्स होम्स वर ओपनड इन विंटर by charitable societies and local authorities in many towns. The poor flocked to these places in the hope of food, warmth and shelter. तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो चैरिटी में पैसा देते थे या फिर लोकल अथॉरिटीज़ जो थी टाउन्स की, उन्होंने ये हाउसेस बनाए ताकि जो गरीब लोग हैं वो कम से कम खाने पीने की चीज़ें और रहने की जगह वहाँ पे उन्हें कुछ देर के लिए मिल जाए। इससे पता चलता है कि कैसे हाउसेस थे लंदन सिटी में जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ता गया। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जो चेंज आई उनमें एक चेंज ये भी थी कि जो फैक्ट्री और वर्कशिप ऑनर्स थे, यानी वर्कशॉप के जो ऑनर्स थे या फैक्ट्रीज़ के ऑनर्स थे, वो यूजुअली ये नहीं चाहते थे कि उनकी इंडस्ट्रीज़ के आसपास वर्कर्स के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जगह बनाई जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन माइग्रेंट लेबरर्स के लिए जो उनकी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, वर्कशॉप्स में काम करते थे, उनके लिए टेनेमेंट्स बनाए। तो टेनेमेंट्स यही थे, टेनेमेंट्स ये जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी हाउसेस या हम कहेंगे स्लम्स लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे run down and often overcrowded apartment house especially in a poor section of a large city। तो टेनेमेंट इसी को बोलते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाएंगे, गौर से देखिए, लेफ़्ट साइड में फिगर 4 आपको नज़र आएगी, अ लंदन स्लम इन 1889। व्हाट आर द डिफरेंट uses of street space that are visible in this picture? What would have changed in the conditions of working class housing in the 20th century? जो ये स्पेस आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको कपड़े भी नज़र आएंगे, लोग बैठे हुए नज़र आएंगे, खेलते हुए नज़र आएंगे, आपको जो बर्ड्स है डोमेस्टिक बर्ड्स नज़र आएंगे, पोल्ट्री जिसको आप कहते हैं वो नज़र आएंगे। यानी ये स्पेसेस अक्सर इन्हीं चीज़ों के लिए रहने के लिए यूज़ की जाती थी। तो टेनेमेंट्स इन्हीं को बोलते हैं हम, टेनेमेंट्स इन्हीं प्लेसेस को बोलते हैं जहाँ पे ये रहते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लंदन के हालात थे 1880s में। 1887 में चार्ल्स बोथ, जो कि एक लिवरपूल शिप ऑनर था, उसने एक सर्वे किया, सोशल सर्वे, जिसमें उसे पता चला कि करीबन 1 मिलियन जो लंदन में रहने वाले 1 मिलियन लोग हैं उनके पास घर ही नहीं है, वो काफ़ी पुअर है। और उनकी जो लाइफ एवरेज है, यानी वो कितने साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, ही डिक्लेयर इट एज़ 29। तो वो कहता है सिर्फ 29 साल ही यहाँ पे उम्र है, उसके बाद यहाँ पे हार्डली कोई ज़िंदा रहता है। जबकि इससे ज़्यादा एज हुआ करती थी मिडिल क्लास की या अपर क्लास लोगों की। तो ही सेज इट इज़ 55, या हम यूँ कहेंगे गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा 29 साल की ज़िंदगी गुजारते थे, जबकि अमीर या मिडिल क्लास लोग वो कम से कम 55 साल 55 ईयर्स तक वो ज़िंदा रह सकते थे, बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़ दे हैड। तो वो ये देता है, कंक्लूड करता है, वो फाइनली एक एडवाइस देता है कि कम से कम 4 लाख रूम्स की ज़रूरत है इन गरीब लोगों के लिए। यानी गरीब लोगों को अगर यहाँ पे रखना है लंदन सिटी में, तो करीबन 4 लाख हमें रूम्स बनाने होंगे, तब जाके ये एडजस्ट हो पाएंगे। तो इससे पता चलता है लंदन सिटी में 19th सेंचुरी में कितने गरीब लोग थे और उनकी हालत क्या थी, वो किस तरह से सरवाइव करते थे, उनकी लाइफ कितनी एक्सपेक्टेड थी, वो कितने साल ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये हमें पिक्चर दे रहा है लंदन सिटी की ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी।
तो इस हालत को देखकर, इस लंदन सिटी की हालत को देखकर, जो पॉपुलेशन का प्रेशर था उसको देखकर, जो गरीबों की ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे नज़र आने लगी उसको देखकर, जो रिच लोग थे, जो सिटी में अमीर लोग रहते थे, या फिर जो पॉलिटिशियंस थे, या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, या जो हेल्थ से रिलेटेड लोग थे, वो अब डरने लगे और ये सजेस्ट करने लगे कि इन गरीब लोगों की जो ये झोंपड़ियाँ हैं, ये जो स्लम्स हैं, इनको हटा दिया जाए ताकि जो सिटी है वो बच सके। किस चीज़ से बच सके? पहला खतरा था बीमारी। जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा उतनी गंदगी ज़्यादा, जितनी गंदगी ज़्यादा उतनी बीमारी ज़्यादा। तो बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी था इनके स्लम्स को हटाया जाए। दूसरा, आग लगने के चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि एक रूम में करीबन करीबन 15 से 20 लोग रहते थे और आग लगने के चांसेस ज़्यादा थे। अब जब सिटी में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो हाउसेस भी क्लोज़ होते हैं, अगर आग एक जगह पे लग गई तो पूरे सिटी में फैल जाएगी। तीसरा, रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में आया था वो वर्कर्स की वजह से आया था, और इस सिटी में ज़्यादातर वर्कर्स या लेबरर्स रहते थे। तो इन्हें लगा कि अगर वर्कर्स लेबरर्स एक जगह पे रहने लगे तो ये एक दिन रिवोल्ट करेंगे। तो रिवोल्ट से बचने के लिए अगर इन्होंने रिवोल्ट किया इंडस्ट्रियलिस्ट्स के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट अथॉरिटी के ख़िलाफ़, या जो भी उस टाइम पे अथॉरिटी थी उनके ख़िलाफ़ रिवोल्ट किया, तो ये सबसे ख़तरनाक साबित होगा। तो तीन चीज़ें इनके लिए ख़तरा बनी। एक, जो बीमारियां, बढ़ने वाली बीमारियां थी। दूसरा, जो आग लगने के चांसेस थे। तीसरा, जो रिवोल्ट होने का ख़तरा था। इन चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि इनको किसी तरह से सेटल किया जाए। ये जो गरीब लोग हैं यहाँ पे, इनके लिए कुछ प्लेस ढूंढी जाए, या फिर या तो इनकी स्लम्स को हटाया जाए यहाँ से, या फिर इनके रहने के लिए कोई ख़ास जगह सिलेक्ट की जाए ताकि इन चीज़ों से हम बच सकें। तो ये जो गरीब लोग थे, ये तो खुद के लिए परेशानी थी, साथ में ये अमीर लोगों के लिए भी परेशानी बनते नज़र आ रहे थे। तो जैसा मैंने पिक्चर आपको पहले ही दिखाई, इसमें आपको नज़र आएगा लंदन स्लम। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आएगा किस तरह से लोग रहते हैं, सड़कों पे बैठे हुए थे। राइट साइड में आपको एक रैप जो रैट ट्रैप सेलर है वो भी नज़र आएगा। तो एक टाइम पे इसका बिज़नेस भी अच्छा खासा चल रहा था, जो रैट ट्रैप सेलर्स थे। बाद में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ता गया, ये भी गायब होने लगा। इस पिक्चर को आप गौर से देखिए। इस पिक्चर में आपको नज़र आएगा द स्ट्रीट ऑफन वॉज द ओनली प्लेस फॉर रेस्ट। स्ट्रीट, हाँ, लेजर एंड फन। इन गरीब लोगों के लिए जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, जो बहुत ही बुरी हालत में रहते थे, इनके लिए खाना पीना, हंसना खेलना सब कुछ होता था स्ट्रीट पे। तो ये लंदन के स्ट्रीट्स है जो 1856 में आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगी एक मोमेंट भी जिसको हम कहते हैं टेम्परेंस मोमेंट, टू फाइट अगेंस्ट द इवल्स ऑफ ड्रिंकिंग, जिसकी वजह से ये एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी लंदन सिटी में लिक्वर के ख़िलाफ़, जो शराब पी जाती है उसके ख़िलाफ़। क्योंकि जब ये शराब पीते थे, ये लोग, ये गरीब लोग सड़कों पे, रोड पे, शराब खानों में, तो घर आकर ये अपनी बीवी बेटियों को या माओं को पीटते थे। दैट्स वाई एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई इसको रोकने के लिए। तो शराब जो पीने का ये सिस्टम था, इस पे बैन लगाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई 1850s में। तो इससे पता चलता है कि क्राइम रेट लंदन सिटी में कितनी बढ़ गई थी। जैसे जैसे लंदन सिटी डेवलप होती गई, ग्रो होती गई, एक्सपेंड होती गई, इसका एरिया बढ़ता गया, वैसे वैसे गरीबी, वैसे वैसे क्राइम रेट, वैसे वैसे हाउसेस की हालत, वैसे वैसे पुअर लोग और ज़्यादा पीछे नज़र आने लगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे हेल्थ एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, या फायर ब्रोक होने का ख़तरा था, या रिवोल्ट होने का ख़तरा नज़र आ रहा था। तो इस तरह से बहुत सारे जो लंदन सिटी के जो रिच लोग थे, अथॉरिटीज़ थे, उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए सो दैट लंदन को हम इस परेशानी से दूर करें। तो बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए जिसकी वजह से लंदन सिटीज़ में नई चेंज आई। उनमें क्या थी? प्लांट्स को लगाया गया, यानी प्लांट्स एंड ट्रीज़ वर प्लांटेड, और वी कैन से
नए पेड़ पौधे लगाए गए और गार्डन्स को प्रमोट किया गया। कुछ अपार्टमेंट्स भी यहाँ पे बिल्ट किए गए। रेंट कंट्रोल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, रेंट कंट्रोल, जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ही स्टार्ट हुआ था। तो इससे क्या हुआ, जो हाउसिंग शॉर्टेज थी वो थोड़ी सी कम हो गई। यानी रेंट रेंट जो पहले बहुत कम लिया जाता था इसलिए ज़्यादा लोग आते थे, अब रेंट इतना लगाया गया कि ज़्यादा लोग ना आ सकें। तो इसी तरह से 19th सेंचुरी में और भी कुछ चेंज लाई गई, जैसे हॉलिडे होम्स बनाए गए कंट्री साइड में। हॉलिडे होम्स यानी जहाँ पे छुट्टियों के दिन गुजारे जा सकें। तो इस तरह से जो डिमांड्स थी वो डिमांड थी लंग्स फॉर द सिटी। लंग्स हम बोलते हैं पेड़ पौधों को। इस तरह से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए, गार्डन्स बनाए गए। सिटीज़ और कंट्री साइड के बीच में जो रास्ता था वो क्लियर किया गया। तो ग्रीन बेल्ट अब लंदन में ज़्यादा नज़र आने लगा। तो एक आर्किटेक्ट एंड प्लानर जिसका नाम था बेनेज़र हॉवर्ड, तो उसने एक नया प्रिंसिपल बनाया, जिसने नया प्रिंसिपल या नया आइडिया दिया जिसको हम बोलते हैं गार्डन सिटी। गार्डन सिटी वही थी जिसमें ट्रीज़ होंगे, प्लांट्स होंगी, ग्रीनरी होगी और लोग काम भी कर सकें, रह सकें। तो ये उसका आइडिया बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। तो इस तरह से होम गार्डन्स भी या स्ट्रीट गार्डन्स भी, या जो स्पेस मिलती थी वहाँ पे गार्डन्स बनाए जाते थे। तो इस तरह से लंदन सिटी में एक नई चेंज नज़र आने लगी और कुछ ग्रीनरी नज़र आने लगी। तो ये ग्रीनरी इसी वजह से थी क्योंकि बहुत सारे गार्डन्स, बहुत सारे ट्रीज़, बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए और इसी तरह से पॉपुलेशन को किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया। साथ ही साथ में 19th सेंचुरी में वर्कर्स के लिए कुछ हाउसेस भी बनाए गए। तो ये ज़्यादातर सिंगल फैमिली हाउसेस बनाए गए, सिंगल फैमिली फ्लैट्स जिसको हम बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक फैमिली रह सकती है, जबकि आपने पहले देखा स्लम्स में या फिर चॉल्स बाद में आप डिस्कस करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे जिसकी वजह से ख़तरा रहता था बीमारी का भी, आग लगने का भी और लॉ एंड ऑर्डर पे भी इम्पैक्ट पड़ता था। तो अब यहाँ पे तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं न्यू एल्सविक गार्डन सबरब। तो गार्डन्स के साथ साथ कुछ रास्ते भी बनाए गए जो जोड़ते थे विलेज को सिटीज़ के साथ। तो अब ज़रूरत थी एक ट्रांसपोर्ट की, जो इस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सिटी से विलेज, विलेज से सिटी आना जाना बहुत आसान हो जाए। तब जाके जो लोग हैं वो गांव की तरफ जाएंगे। तो जितना ट्रांसपोर्ट फास्ट होगा उतने ही लोग सिटी से दूर जाएंगे। जैसे जैसे सिटी बढ़ती गई, इसकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, इसकी बाउंड्रीज़ भी बढ़ती गई और बाउंड्रीज़ बढ़ने के साथ साथ अब इसका एरिया काफ़ी वास्ट हो गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन द सिटी।